मुकेश सर यूट्यूब लाइव स्टार्ट हो गया, तो आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते ठीक है सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडीज का बिजनेस एनवायरनमेंट यानी व्यावसायिक वातावरण, इसका मीनिंग, इम्पोर्टेंस और इसकी डायमेंशंस यानी इसका अर्थ, महत्व और इसके आयाम, ये डिस्कस करेंगे। मैं मुकेश शर्मा, कॉमर्स लेक्चरर, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सेक्टर 17 रोहिणी से। अभी तक आपकी क्लासेस बहुत अच्छी चली हैं और आप सबने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करा है। बिजनेस एनवायरनमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से तकरीबन 10 से 11 नंबर का पेपर में आता है और उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आप सबने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना है। बिजनेस एनवायरनमेंट एक बहुत ही अरुण सर ने कल एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की क्लास ली और उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आप सबके डाउट क्लियर करे और आप सबने भी बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करा उस क्लास के अंदर। ऐसे ही आज हमारी उम्मीद है कि आप सब इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुनेंगे और जो भी आपके डाउट होंगे वो लाइव चैट में हमारे साथी टीचर्स अवेलेबल हैं, वो आपके डाउट साथ के साथ क्लियर करते जाएंगे। सो जैसा कि हर बार की तरह होता है, आज भी हम अपनी क्लास की शुरुआत एक विचार के साथ करेंगे और वो विचार कौन सा है? वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। पूरी मेहनत से काम करो, बड़े सपने देखो और कभी भी जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए उसका पीछा करना बंद ना करो। आज की दुनिया में हम अपने चारों ओर जो भी कुछ देखते हैं वो किसी के द्वारा देखे गए सपने का ही परिणाम है। Everything that we see around this world is just the emancipation, is just the manifestations of someone thoughts। एक बार जो हम लक्ष्य निर्धारित कर लें, जब तक वो हमें प्राप्त ना हो जाए हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। 12th क्लास कोई एंड नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो हम लक्ष्य तो बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं, लेकिन जरा सी कठिनाई आने पर उनको छोड़ देते हैं। और इस मोटो का, इस संदेश का हमारे इस चैप्टर से भी बड़ा गहरा संबंध है। बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता है उससे संबंधित है और इसी अनिश्चितता के प्रभाव में आके कई बार हम जो अपने लक्ष्य होते हैं, सपने होते हैं, उनको छोड़ देते हैं। उसके लिए उतना काम नहीं करते, उतनी मेहनत नहीं करते जितनी उसके लिए आवश्यकता होती है उसको प्राप्ति के लिए। तो अगर हम अपने सपने देखें, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उसके लिए पूरी मेहनत से काम करें तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। इसी के साथ आइए अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है, तकरीबन हर प्रेजेंटेशन में आपको बताया जाता है कि बहुत सारे बच्चों की शिकायत आती है कि सर हमें स्क्रीन सही से नहीं दिख रही यूट्यूब पे या aspiration.in.ai पे, तो हम क्या करें? तो पहली चीज तो ये कि अगर आप सही से देख नहीं पा रहे या सुन नहीं पा रहे तो आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करें और साथ ही साथ आपको राइट बॉटम कॉर्नर पर स्क्रीन एनलार्जमेंट का ऑप्शन है, वो करें। जितने भी दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनको यूजर आईडी और पासवर्ड उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे जा चुके हैं और वहां से वो लॉगिन करके www.aspiration.ai पे लॉगिन करें और वहां से सारी प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, साथ ही साथ असाइनमेंट भी देख सकते हैं और कोई डाउट है तो वो लाइव चैट में पूछ सकते हैं।
इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दिखाए गए ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्यूशन हम हमारे लोगों के द्वारा किया जाएगा, करियर लॉन्चर की टीम के द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट की टीम के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए आज की प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे पहले एक ये शेड्यूल और देख लीजिए कॉमर्स का, साइंस का और ह्यूमैनिटीज का। इसमें कॉमर्स की जो क्लासेस हैं वो 12:30 बजे से 2 बजे तक होती हैं डेली, ये आप सबको पता ही है। सबसे पहली बात आती है बिजनेस एनवायरनमेंट की, बात करते हैं कि व्हाट इज बिजनेस, व्यवसाय क्या है। ये प्रश्न हमारे मन में कई बार आता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि आर्थिक गतिविधियां 3 तरह की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वन इज सर्विस, सेकंड इज प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज बिजनेस। तो हमारा जो ये आज की प्रेजेंटेशन है इसका संबंध बिजनेस से है। व्यवसाय क्या है? व्यवसाय की डेफिनेशन आपने 11th क्लास में भी पढ़ी होगी। Business is a form of regular production and distribution of goods and services with the aim of earning profits under uncertain market conditions. बिजनेस में रेगुलर आप कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, और इन सब में हमारा मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। बिजनेस में ये चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी तरह के बिजनेस हैं वो किसी न किसी अनसर्टेनिटी से अटैच होते हैं। तो उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, व्यवसाय के उद्देश्य, ये भी आपने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं कि प्रॉफिट कमाना जो है व्यवसाय का एक बहुत ही मुख्य उद्देश्य होता है। इसी पे ही कई बार व्यवसाय का अस्तित्व निर्भर होता है। इसके अलावा व्यवसाय के अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं, लाइक ग्रोथ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मार्केट लीडरशिप, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एंड सर्विस टू द सोसाइटी। ये सारे उद्देश्य आपने 11th क्लास में पढ़े हैं। और इनमें जो बेसिक उद्देश्य हैं वो हम 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो बिजनेस के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक प्रॉफिट एंड ग्रोथ, और दूसरे जो सोसाइटी, कस्टमर्स के लिए जरूरी हैं, इस तरह से। तो अब फिर प्रश्न ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यवसायिक वातावरण क्या है और मुझे इसका अध्ययन करने की क्यों जरूरत है, मैं इसका अध्ययन क्यों करूं, व्हाई डू आई नीड टू स्टडी इट। ये 2 बेसिक क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो आइए इनका आंसर देखें। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले मैगी के बारे में एक कंट्रोवर्सी उठी थी कि इसके अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल्स पाए गए हैं जो कि खाने में जो है सही नहीं है, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी खराब है। आपको पता है ये नेस्ले कंपनी बनाती है मैगी। तो नेस्ले जो है वो एक बहुत जानी मानी एमएनसी टाइप कंपनी है, और उसके द्वारा बनाई गई मैगी जो है वो नूडल्स मार्केट में, अगर इंडिया की बात करें तो 85% उसका शेयर है। इसी तरह से पेप्सी कोको कोला में भी कई बारी ऐसी कंट्रोवर्सी आई कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं वो हार्मफुल हैं। तो आपको क्या लगता है कि मैगी एंड पेप्सी, कोको कोला जैसी जो कंट्रोवर्सीज जब आती हैं, ये कंपनियां बहुत बढ़िया से चल रही हैं, इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रही हैं, मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया है, पर अचानक ऐसा होता है कि इनकी सेल गिरने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्या इनके प्रोडक्ट्स खराब हो गए या इनकी मैनेजमेंट में रातों रात कोई परिवर्तन हो गया? जब भी कभी ऐसी कंट्रोवर्सीज आई, नेस्ले, सॉफ्ट ड्रिंक जायंट, कोका कोला, पेप्सी जैसी कंपनियों को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी पे पैसा खर्च करना पड़ा, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़े, जिससे कि अपनी गिरती हुई सेल्स को रोक पाए। तो ये कंट्रोवर्सीज के कारण आप देख सकते हैं कि कई बारी किसी भी बिजनेस की जो सक्सेस होती है वो केवल बिजनेस की इंटरनल मैनेजमेंट पे ही निर्भर नहीं करती कि उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसके प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे हैं, उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्वालिटीज कैसी है, उनकी कैपेसिटी कैसी है, उनकी कॉम्पिटेंसी कैसी है, बल्कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट।
जब नेस्ले के द्वारा बनाए जाने वाले इस मैगी नूडल के बारे में कुछ कंट्रोवर्सी रेज हुई, तो गवर्नमेंट ने टेम्परेरी तौर पे मैगी को बैन कर दिया। पेप्सी कोला के बारे में जब कंट्रोवर्सी रेज हुई, तो थोड़े समय के लिए इनके ऊपर जांच बिठाई गई और सच्चाई का पता लगाया गया। तो ऐसे जो एक्शंस एंड डिसीजंस हैं गवर्नमेंट के, वो इन कंपनियों की या सभी कंपनियों की मैनेजमेंट को, उनके एक्शंस को, उनकी प्रॉफिट ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसी तरह से कंज्यूमर्स, अदर बिजनेस फर्म्स, वो भी हमारे बिजनेस को प्रभावित करती हैं। उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस, उनकी चॉइसेस, उनकी प्रेफरेंसेस भी हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। और आज जैसे कि इन दोनों एग्जांपल्स में हुआ कि इन ऊपर के 3 पॉइंट्स में गवर्नमेंट, कंज्यूमर, अदर बिजनेस फर्म्स ने इन फर्म्स की सेल्स को इतना प्रभावित नहीं किया जितना कि एनजीओ ने करा। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था एक CSE, जिनके द्वारा उठाई गई कंट्रोवर्सी के कारण इनकी सेल कम हुई। हालांकि इन्होंने बाद में उसको रिगेन करने की भरपूर कोशिश की और काफी हद तक कामयाब भी रहे। जैसा कि अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस चित्र में देख सकते हैं कि व्यवसाय के जो डिसीजंस हैं, निर्णय हैं, वो एक बोर्ड मीटिंग में लिए जाते हैं, जहां पे कि हमें ये बताया जाता है कि कंपनी की सेल कितनी है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कितने हैं, आगे फ्यूचर में क्या क्या ऑपरेशंस, क्या क्या नए प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो ये डिसीजंस लिए जाते हैं बोर्ड मीटिंग्स में, वो इन बोर्ड मीटिंग्स में लिए जाने वाले डिसीजंस केवल कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट के आधार पर ही डिसाइड नहीं होते, वो और भी बहुत सारी चीजों पे आधारित होते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट क्या हो रही है, इकोनॉमिकल क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, सोशली क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा जिस सोसाइटी में कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, उसकी वैल्यूज, एस्पिरेशंस, प्रेफरेंसेस क्या है, क्या उनमें कोई चेंज आ रहे हैं। तो यानी एक बिजनेस में लिए जाने वाले सारे डिसीजंस बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी निर्भर करते हैं, कि जब तक अगर आप उन सभी फैक्टर्स को, उन सभी कारकों को ध्यान से नहीं देखोगे, तब तक आप अपने बिजनेस के लिए सही डिसीजंस नहीं ले सकते। तो यहीं से बिजनेस एनवायरनमेंट की कंसेप्ट आती है कि बिजनेस जो है उसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से घिरा हुआ है, वातावरण से घिरा हुआ है, जिससे कि उसकी फंक्शनिंग प्रभावित होती है, अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड। तो जब हम ऐसे एनवायरनमेंट से घिरे हैं, तो उसको स्टडी करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। उन फोर्सेस को एग्जामिन करना जो कि बिजनेस को इतना ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं, उसको स्टडी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। किस लिए जरूरी है उनको स्टडी करना? सो दैट वी कैन रन आवर बिजनेस स्मूथ एंड वी कैन अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। सो वी कैन से द व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द sum total of all the individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business but that may affect its performance। व्यवसायिक वातावरण से अभिप्राय उन सभी कारकों के योग से है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये बात आपने ध्यान देने वाली है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में खास तौर पे हम उन सभी कारकों को लेंगे, उन सभी फैक्टर्स को लेंगे जो बिजनेस को अफेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। अगेन हम वही पिक्चर आपको दिखाते हैं कि बिजनेस के डिसीजंस तो लेने हैं, लेकिन ये बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल। ओके, तो ये जितने भी डिसीजंस बिजनेस में लिए जाते हैं वो उनकी इंटरनल पे तो डिपेंड करते ही करते हैं कि उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, कंपटीशन किस लेवल का है। साथ ही साथ उनके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, उनकी इंडस्ट्री से बाहर होने वाले टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पर भी डिपेंड करते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजंस पे भी डिपेंड करते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो बिजनेस के आउटसाइड हैं, बिजनेस से बाहर हैं, लेकिन फिर भी की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं? जैसे कि चेंजेस इन गवर्नमेंट
इकोनॉमिक पॉलिसीज की, सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उनमें परिवर्तन हो जाए। जैसे कि बहुत बारी एफडीआई की लिमिट होती है बहुत सारे फैक्टर्स में, वो उनको इंक्रीज कर देते हैं, है ना। अभी कोरोना वायरस के केस में गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन अगर वो हमारे देश में किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उस केस में उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो शेयर खरीद पाएंगे। तो गवर्नमेंट के डिसीजंस कई बार बिजनेस एंटरप्राइजेस की वर्किंग को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से बहुत ज्यादा तेजी से होने वाले रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पहले टाइपराइटर चलते थे, कंप्यूटर्स आए तो वो टाइपराइटर सारे आउट हो गए, कंप्यूटर्स आए डेस्कटॉप की फॉर्म में आए, विंडोज की फॉर्म में आए, धीरे धीरे उनकी जगह लैपटॉप ने ले ली। इसके अलावा जो है मोबाइल्स आज की डेट में मिनी लैपटॉप हो गया। तो ये जो रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ रही है उससे भी बिजनेस एंटरप्राइजेस की वर्किंग बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। इसके अलावा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कि किसी भी देश के अंदर वहां की राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति कैसी है, क्या वहां राजनीतिक स्थिरता है, क्या वहां पॉलिटिकल पार्टीज एक सिस्टमेटिक वे में कंट्री को चला पा रही हैं। इंडिया के केस में ये कहा जा सकता है कि बड़े लेवल पे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। में ऐसा होता है कि चुनाव के बाद जब परिणाम आते हैं तो वहां की सरकारों को लोग मान्यता नहीं देते या वहां की सेना तख्ता पलट कर देती है। तो ये सारी चीजें भी बिजनेस एनवायरनमेंट की वर्किंग को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा फैशन में होने वाले चेंजेस, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये भी बिजनेस की वर्किंग को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, वो है इंक्रीज्ड कंपटीशन इन दी मार्केट, कि आप जिस बाजार में आप अपने प्रोडक्ट बेच रहे हो वहां पे गवर्नमेंट ने कोई बाहर के फॉरेन कंपनीज को अगर अलाउ कर दिया, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो ऑनलाइन कंपनीज आ रही हैं, इन्होंने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में जो है बहुत मेजर मार्केट शेयर धीरे धीरे कैप्चर करती जा रही हैं। तो इससे जो आसपास के लोकल प्लेयर्स थे उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा होती जा रही हैं। तो इस इंक्रीज कंपटीशन के कारण जो है बिजनेस एंटरप्राइजेस की वर्किंग बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। अब देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यवसायिक वातावरण के कौन कौन से मेन कंपोनेंट हैं। इनके कंपोनेंट को हम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आंतरिक वातावरण एवं बाह्य वातावरण। ये दो मेन पार्ट्स में हमने इसको बांटा है, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में वो फैक्टर्स आते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के उस पर्टिकुलर फर्म के कंट्रोल में होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, उसके द्वारा बनाई गई नीतियां, उसके उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, संगठन का संरचना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रबंधकीय सूचना पद्धति, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये सारी वो चीजें हैं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के केस में कंपनी के नियंत्रण में होती हैं, उस पर्टिकुलर फर्म के नियंत्रण में होती है। जैसा वो निर्धारित करेगी उसी तरह से वो अपने उद्देश्यों को निर्धारित कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है उनको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरे ऐसे फैक्टर आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिनको दो मेजर पार्ट्स में बांटने में होते हैं, सिर्फ उसी फर्म को प्रभावित करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर जो कंपनी के कार्य क्षेत्र से, उसकी सीमा से परे होते हैं। ऐसे फैक्टर्स को हम दो मेजर पार्ट्स में बांटते हैं, एक होते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरे पार्ट को बोलते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट यानी ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के अंदर वो फैक्टर्स आते हैं जैसे कि कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, मार्केट इंटरमीडिएटरीज। ये सारे के सारे फैक्टर्स वो फैक्टर हैं जो कि कंपनी के बाहर होते हैं, लेकिन अगर कंपनी या फर्म, एंटरप्राइज एफर्ट्स करे तो कुछ हद तक इनको कंट्रोल कर सकती है। और लास्ट
जिसके बारे में हम आज बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, वो है मैक्रो एनवायरनमेंट यानी जनरल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। इसमें 5 मेजर कैटेगरीज है बेटे। इसमें पहला है सोशल एनवायरनमेंट, दूसरा है लीगल एनवायरनमेंट, थर्ड है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फोर्थ है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और फिफ्थ है टेक्निकल एनवायरनमेंट। इन सभी एनवायरनमेंट जो 5 आपको दे रखे हैं, ये कंपनी के नियंत्रण से बाहर होते हैं, कंपनी इनको चेंज नहीं कर सकती। तो फिर क्या करे कंपनी या एंटरप्राइज? तो ऐसे केस में, मैक्रो एनवायरनमेंट के केस में, बिजनेस फर्म को इनके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। इनको चेंज तो कर नहीं सकते, तो क्या करें? इनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लें। ज्यादातर पेपर में मैक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। अभी मैक्रो एनवायरनमेंट, तो इसमें आप देखेंगे, इसको याद करने का तरीका क्या है? सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड टेक्निकल एनवायरनमेंट। इसको याद करने के लिए हम शॉर्टकट बना सकते हैं स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट। ठीक है बेटे? और ज्यादातर पेपर में मैक्रो एनवायरनमेंट पूछा जाता है। इसको अगर हम हिंदी में देखें तो सामाजिक वातावरण, वैधानिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण एवं तकनीकी वातावरण आता है। इसके बाद जैसा कि हमने बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट में 2 मेन चीजें आती हैं बेटे, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें आपको मैंने बता ही दिया कि इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं, आंतरिक फैक्टर्स होते हैं, आंतरिक कारक होते हैं, वो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, इसलिए हम उसको बिजनेस एनवायरनमेंट में पूरी तरह इंक्लूड नहीं करते। इसके अलावा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के माइक्रो फैक्टर्स, वो उस पर्टिकुलर फर्म को यूनिक तरह से प्रभावित करते हैं, लेकिन वो कुछ हद तक हम अगर एफर्ट्स करें तो माइक्रो फैक्टर्स जो हैं वो बिजनेस को प्रभावित तो कर रहे हैं, लेकिन उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर सही तरह से देखा जाए, सही फॉर्म में देखा जाए, तो मैक्रो फैक्टर्स जो होते हैं वही बिजनेस एनवायरनमेंट को फॉर्म करते हैं, जिनके ऊपर फर्म का या बिजनेस एंटरप्राइज का कोई नियंत्रण नहीं होता। फीचर्स कौन कौन सी है बेटे इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट के? तो पहली फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, बाह्य शक्तियों की संपूर्णता। कि बिजनेस एनवायरनमेंट के में कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं? वो सभी एक्सटर्नल फोर्सेस, वो सारी बाहरी शक्तियां जो कि बिजनेस के नियंत्रण से बाहर हैं और बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है? इसमें 5 मेजर कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। ये 5 ऐसे मेन कैटेगरीज हैं जो कि बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होती, बिजनेस से बाहर होती हैं, और हम इनको बड़ी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमें इनके अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है बेटे? तो इसी के लिए इनको कहते हैं कि इनकी विशेषता क्या होती है कि जितनी भी बाहरी शक्तियां होती हैं उन सब का टोटल, द टोटल ऑफ ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस, ये इसकी पहली फीचर है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। दूसरी इसकी स्पेशल फीचर है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम स्पेसिफिक फोर्सेस को भी इंक्लूड करते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस को आप बड़े ध्यान से सुनिए, जिसमें आता है इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स। ये वो फोर्सेस हैं जो बिजनेस को बाहर से प्रभावित करती हैं, अफेक्ट्स द फर्म आउटसाइड, फ्रॉम द आउटसाइड, बट दे अफेक्ट ओनली वन पर्टिकुलर फर्म और दे अफेक्ट द फर्म इंडिविजुअली। एक फर्म को प्रभावित कर रही हैं, दूसरी फर्म को किसी और तरह से प्रभावित कर रही हैं। कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जिनको जनरल फोर्सेस कहा जाता है, जो कि 5 मेजर फोर्सेस हमने अभी पढ़ी हैं, जिनमें सोशल, पॉलिटिकल, लीगल,
टेक्नोलॉजिकल और एक इकोनॉमिकल कंडीशंस आती हैं। ये एक इंडस्ट्री की सभी फर्म्स को समान रूप से प्रभावित करती हैं। जनरल फोर्सेस हैव impact on all the business enterprises and thus may affect an individual firm only indirectly. तो आपने ये ध्यान करना है कि स्पेसिफिक फोर्सेस इंडिविजुअल फर्म्स को इंडिविजुअल वे में प्रभावित करती हैं, जबकि जनरल फोर्सेस एक इंडस्ट्री के अंदर सभी फर्म्स को समान रूप से प्रभावित करती हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि स्टील इंडस्ट्री है, उसके अंदर टाटा स्टील भी है, जेएसडब्ल्यू स्टील भी है, सेल भी है। अगर कोई ऐसे फैक्टर्स जो सेल को अलग तरह से प्रभावित करें, टाटा स्टील को अलग तरह से प्रभावित करें, तो वो स्पेसिफिक फोर्सेस में आ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स जो स्टील इंडस्ट्री की सभी फर्म्स को समान रूप से प्रभावित करें, जैसे कि ये लॉकडाउन हो गया, सारी की सारी स्टील कंपनियां जो है वो समान रूप से प्रभावित हो रही हैं। तो ऐसे में वो सारे फैक्टर्स किस तरह की कैटेगरी में आएंगे? वो जनरल फोर्सेस की कैटेगरी में आएंगे। ओके, थोड़ा उधर कर लेना। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर आती है बेटे इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस मतलब एक दूसरे से संबंधित। कि जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ने फैक्टर्स भी आपको बताए हैं, 5 मेजर फैक्टर्स बताए हैं जनरल फैक्टर, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड रहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बढ़ती जा रही है और अवेयरनेस बढ़ती जा रही है हेल्थ केयर के प्रति। इसकी वजह से बहुत हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ जो है अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। इस वजह से आप देखेंगे कि टूरिज्म की स्क्रीन शेयर चली गई सर। स्क्रीन शेयर सर आ रही है आवाज? स्क्रीन शेयर करो सर। स्क्रीन चली गई सर। अभी पता नहीं कैसे म्यूट कर दिया किसी ने। सर आ रही है आवाज? वॉइस तो आ रही है आपकी, स्क्रीन शेयर नहीं आ रहा। स्क्रीन शेयर नहीं। हाँ सर, वॉइस नहीं आ रही आप। हाँ तुम अपना सुन सकते हो। आ रही है सर आवाज? सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। वो चली गई आपकी स्लाइड। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर तीसरी फीचर है डायनामिक। है वो गतिशील है। गतिशील मीन्स कि ये चेंज होती रहती है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो, जितनी भी हम तकनीकी इम्प्रूवमेंट देखते हैं, इसके अलावा शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, एंट्री ऑफ द न्यू कंपटीशन इन द मार्केट और एनवायरनमेंट चेंजेस। आप देख सकते हैं कि पहले वॉचेस आती थी तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होता था कि किसी न किसी तरह से जो है बस टाइम देख लें। आज स्मार्ट वॉचेस आने लगी है तो ये टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है।
इसी तरह से आप देखते हैं शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, है ना, कि इसमें कंज्यूमर जो वो हेल्थ प्रोडक्ट्स के प्रति चेंज हो गए, ज्यादा हेल्थ प्रोडक्ट कॉन्शियस हो गए। इसके अलावा जैसे कि आपने देखा कि रामदेव के उसमें कि रामदेव ने नए नूडल्स लॉन्च करे। वो नूडल्स किस तरह के थे बेटे? आटा नूडल्स थे। उनकी देखम देख जो है बहुत सारे कंपनियों ने अपने कंपटीशन जब मार्केट के अंदर आया तो उन्होंने ना केवल अपने उन्हीं नूडल्स, इसके अलावा एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस भी हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यानी जो हमारे बिजनेस का भारी हिस्सा है, जो फैक्टर्स हमें प्रभावित करते हैं, ये लगातार चेंज होते रहते हैं और इन पे बहुत ज्यादा नजर हमारी होनी चाहिए, तभी हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है। इसके बाद इसकी एक अन्य विशेषता है, वो है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। बिजनेस एनवायरनमेंट अनिश्चित क्यों है? क्योंकि इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बहुत सारे कारकों पे डिपेंड करता है। अनन्य बहुत सारे ऐसे ऐसे कारण हैं जिनको अगर एक कारण को थोड़ा सा चेंज कर दें तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव बहुत सारी कारकों पे, कारणों पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के केस में कंप्यूटर्स के आ जाने से आप देखेंगे कि हर तरह के बिजनेस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया। फैशन इंडस्ट्री में लगातार चेंजेस आते हैं, उन्हीं चेंजेस के कारण जो है आप देखेंगे कि ऑफिस वेयर, कंज्यूमर वेयर और जो चिल्ड्रंस के कपड़े हैं वो लगातार चेंज होते रहते हैं। शेयर मार्केट में लगातार चेंज आता रहता है, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। दूसरा, उनको प्रिडिक्ट करना बड़ा ही मुश्किल है। इसी कारण से बिजनेस एनवायरनमेंट में अनिश्चितता रहती है। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, जिसको अगर हम इंडिविजुअल पार्ट्स देखें, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, तो उनको इंडिविजुअली समझना बड़ा आसान है, लेकिन अगर हम इनको एक साथ समझना चाहें तो ये बड़ा ही मुश्किल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है सारी कंट्रीज आपस में एक दूसरे से जुड़ गई है। एक कंट्री की इकोनॉमी में होने वाली गतिविधियों का दूसरी कंट्री की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में अगर हम देखें कि सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के लिए हम एक ही कंट्री की इकोनॉमी को ध्यान में रखें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिजनेस करना। तो इसलिए हमें कई बार ग्लोबल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। आप देखेंगे कि आज की डेट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, गूगल, एप्पल, नोकिया, कोको कोला, नाइकी, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट्स के सेल करती है, बहुत बड़े लेवल पे करती है। तो ये तो सारी कंट्रीज, अलग कंपनियों को हर एक कंट्री के अंदर होने वाली गतिविधियों को ध्यान में रखना पड़ता है। यानी इनका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है कोरोना वायरस। आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस चीन से फैला और अब पूरी दुनिया में होने वाले बिजनेस एक्टिविटीज को कितना ज्यादा इसने इम्पैक्ट किया है, कि इसने सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल हर चीज को प्रभावित करा है। तो हम ये नहीं कह सकते बिजनेस एनवायरनमेंट में कि सिर्फ हमें अपने ही देश में होने वाली गतिविधियों का ध्यान रखना है, बल्कि दूसरे देशों में होने वाली गतिविधियां भी हमारे बिजनेस को उतना ही प्रभावित करती हैं। इसके अलावा इसकी एक अन्य फीचर है, वो है रिलेटिविटी, यानी सापेक्षता। रिलेटिविटी मीन्स कि बिजनेस एनवायरनमेंट हर एक कंट्री टू कंट्री अलग अलग हो सकता है। अमेरिका में बिजनेस एनवायरनमेंट किसी और तरह का हो सकता है, बहुत इजी हो सकता है, जबकि सऊदी अरेबिया या चाइना या साउथ कोरिया के, नॉर्थ कोरिया के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही हार्श, बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। इवन जो बड़ी कंट्रीज हैं उनमें आप देखेंगे कि उनमें एक स्टेट में बिजनेस करना बहुत आसान है, जबकि दूसरे स्टेट में बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल है। पॉलिटिकल कंडीशंस यूएसए में कुछ और हो सकती है, चाइना में कुछ और हो सकती है।
तो एरिया वाइज भी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल देखा जा सकता है कि जैसे डिमांड ऑफ साड़ीज नॉर्थ इंडिया के अंदर हो सकता है या इंडिया के अंदर हो सकता है कि साड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा हो, जबकि फ्रांस के अंदर इनकी डिमांड बिल्कुल ही नहीं है। पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करें तो पता चलेगा कि भाई अमेरिका जैसी कंट्रीज के अंदर हम प्रदर्शन कर सकते हैं बिजनेस, और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में देखें तो वहां की पॉलिटिकल कंडीशंस कुछ और हो सकती है। तो यानी बिजनेस एनवायरनमेंट सभी जगह एक जैसा नहीं होता, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हो सकता है। साथ ही साथ एक कंट्री में एरिया वाइज भी वो अलग अलग हो सकता है। तो अब आपने इसकी सारी फीचर्स पढ़ ली हैं। अब आप देख सकते हैं, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, दे सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ग्रोवर एक लेदर गारमेंट के फैक्ट्री चलाते हैं और वो अपने मार्केटिंग हेड को यूरोप में भेजते हैं। हर क्वार्टर में यूरोप में भेजते हैं अपने मार्केटिंग हेड को, ये समझने के लिए कि फैशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ताकि वो नई कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को बना सकें। तो अब बताइए, आप देख के बताइए कि ये बिजनेस की कौन सी फीचर्स को बता रहे हैं। यस, कौन सी ऐसी फीचर है जो ये बिजनेस की बता रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट की, कि फैशन में होने वाले चेंजेस को समझने के लिए वो अपने मार्केटिंग हेड को भेजते हैं। यस, बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। क्योंकि चेंजेस लगातार हो रहे हैं और चेंजेस को समझने के लिए भेज सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही जवाब दे रहे हैं। तो ये फीचर है डायनामिक यानी गतिशील। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हुआ जिसकी वजह से जो हम मेडिकल केयर एक कंपनी थी वो अपने मेडिकल इक्विपमेंट चाइना की जगह अब ताइवान से मंगाने लग गई। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज होने की वजह से उसको अपने मेडिकल इक्विपमेंट चाइना की जगह ताइवान से मंगाने पड़े। तो अब बताइए बिजनेस एनवायरनमेंट की, व्यावसायिक वातावरण की कौन सी फीचर है? यस, शाबाश, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड, कीप इट अप बेटे, कीप इट अप, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं। यस, यू आर राइट। गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आने की वजह से आपको अपने मेडिकल इक्विपमेंट कंट्री चेंज करनी पड़ गई। तो इसको बोलेंगे इंटर रिलेटेडनेस, एक दूसरे से संबंधित है ये। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे जवाब दिए, गुड। तो ये फीचर हुई हमारी इंटर रिलेटेडनेस। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। A shift of demand from soft drink to juice, यानी सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड थी लेकिन अब धीरे धीरे डिमांड सॉफ्ट ड्रिंक की जगह जूस की होने लगी है। इट इज एंड थ्रेट फॉर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आप देखिए और बताइए कि ये जो फीचर है कि जिसमें एक कंपनी के लिए तो वो बहुत बढ़िया हो रही है कि डिमांड शिफ्ट हो रही है, एक कंपनी के लिए पॉजिटिव है, जबकि दूसरी कंपनी के लिए वही सेम चीज नेगेटिव है। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी फीचर को शो करती है? यस, वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहे हैं बेटे। बताइए कि अलग अलग कंपनियों को अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर रही हैं, तो ये कौन सी फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट की? यस, इट इज रिलेटिव, इट इज रिलेटिव, सापेक्षता, कि एक दूसरे से एक ही चीज, एक ही डिमांड में शिफ्ट एक कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकती है और दूसरी के लिए नेगेटिव हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन क्यों है?
क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको एक लाइन में कहा जाए कि बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन क्यों है, अनिश्चित क्यों है? यस, बताइए, कीप इट अप। वेरी गुड। ध्यान दीजिए, जब आपको अभी बता रहे थे कि अनसर्टेनिटी का क्या कारण, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जवाब है। यस, बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है क्योंकि इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इट इज बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट इट्स ट्रेंड विद फुल एक्यूरेसी। इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ओके सर, स्क्रीन शेयर करो, आपकी स्क्रीन चली गई दोबारा। कैसे जा रही है सर? ये टेक्निकल इश्यूज है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। दोबारा कर दो। इनके पीछे से कोई इशू है सर? यस, बहुत ही बढ़िया बेटे, आप सही कर रहे हैं, क्योंकि इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही क्योंकि इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो अनसर्टेन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो द इन्फ्लुएंस ऑफ ए पर्टिकुलर फोर्स ऑन द फंक्शनिंग ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। सिर्फ एक पर्टिकुलर फोर्स का बिजनेस की एंटरप्राइज की फंक्शनिंग पर क्या प्रभाव होगा, इसको पता लगाना बड़ा ही मुश्किल है। तो आप बताइए, बिजनेस एनवायरनमेंट की ये कौन सी फीचर्स को शो करता है? यस, आपको फीचर्स हमने बता रखी हैं। फीचर्स आपको पता ही हैं, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटररिलेटेडनेस, डायनामिक, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिलेटिविटी रिलेटिव। तो बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी फीचर है जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट की उस करेक्टरिस्टिक को हाईलाइट करती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो द इन्फ्लुएंस ऑफ ए पर्टिकुलर फोर्स ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। यस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बेटे। यस, ये फीचर शो करता है बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। जब आप एक पर्टिकुलर फोर्सेस को के इन्फ्लुएंस का पता नहीं लगा सकते, तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। वेरी गुड आंसर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बच्चों ने बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। अब मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछता हूं जो अभी स्लाइड में आया था। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अभी हमने लास्ट 2-4 स्लाइड पहले स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस डिस्कस करी थी। आप मुझे किसी 2 स्पेसिफिक फोर्सेस के नाम बताइए। क्या आप बता सकते हैं 2 स्पेसिफिक फोर्सेस के नाम? यस, वेरी गुड, बता सकते हैं ऐसी स्पेसिफिक फोर्सेस जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर एक पर्टिकुलर फर्म को ही अफेक्ट करेंगी। हो सकता है वो दूसरी को बिल्कुल अफेक्ट ना करे या बहुत कम अफेक्ट करे। तो ऐसी 2 स्पेसिफिक फोर्सेस के नाम आप मुझे बताइए। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं बच्चों के, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। Yes, you're right. Suppliers, investors, customers, competitors, all these are specific forces जो एक इंडस्ट्री के अंदर एक पर्टिकुलर फर्म को अफेक्ट कर सकती हैं, जबकि हो सकता है कि दूसरे को इतना ज्यादा अफेक्ट ना करे। होती तो ये बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, लेकिन फिर भी विद सम एफर्ट्स इनको कंट्रोल किया जा सकता है।
नेक्स्ट हम आते हैं बेटे बिजनेस एनवायरनमेंट। एक क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट ए रिलेटिव कंसेप्ट सिंस इट इज सेम इन एवरी रीजन। तो अब आप ये बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट ए रिलेटिव कंसेप्ट सिंस इट इज सेम इन एवरी रीजन। तो आपने इसका सोल्यूशन तो देना है ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में, साथ में इसका कारण भी बताना है। बताइए क्या कारण हो सकता है कि रिलेटिव है या रिलेटिव नहीं है। यस, बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहे हैं बच्चों के, शाबाश बेटे। मैं देख रहा हूँ आज जवाब आप पूरे, इसका मतलब ध्यान से सुन रहे हैं पूरी स्लाइड्स को, बहुत ही बढ़िया तरीके से जवाब दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, वेरी गुड। ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिलेटिव कंसेप्ट है जो एक कंट्री टू कंट्री डिफर करती है, साथ ही साथ एक कंट्री में रीजन टू रीजन भी डिफर करती है, ये अभी हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब आप बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। अगेन वही कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि अभी भी कुछ बच्चों को शिकायत कई बार रहती है कि स्क्रीन में हमें सुनाई नहीं दे रहा, प्रॉपरली देख नहीं पा रहे। तो आप aspiration.ai में लॉगिन कीजिए अपने पासवर्ड और आईडी के थ्रू, और जो भी आपके लेक्चर्स हैं जो चल रहे हैं उनको आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, होम असाइनमेंट देख सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। अब खास तौर पे आपने चैट में ये ध्यान रखना है कि यूजफुल टॉक ही करनी है। ओके, अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस पे। बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है बेटे? आइडेंटिफाई दी अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग दी फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अपॉर्चुनिटी मतलब कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस जो आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को जो समझता है उसके लिए ये पॉजिटिव चेंजेस बड़े हेल्पफुल रहते हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रथम प्रस्तावक के लाभ। प्रथम प्रस्तावक के लाभ, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। पॉजिटिव चेंजेस जो आने वाले हैं बिजनेस में, अगर कोई बिजनेस फर्म पहले से ही उसका अंदाजा लगा ले और उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग करके एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दे, तो मार्केट के एक बहुत बड़े हिस्से को कैप्चर कर सकता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, एप्पल आईफोन उन्होंने सबसे पहले निकाले, और उस फोन में बहुत सारी ऐसी फीचर्स थी जो कि बाकी मोबाइल्स में नहीं थी। इसी तरह से आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट, कि फ्लिपकार्ट जब कंपनी आई तो उसने ऑनलाइन सामान की सेल शुरू करी, और इंडिया के अंदर ऑनलाइन सेल में बहुत बड़ा शेयर कैप्चर कर लिया। इसी तरह से आप देख सकते हैं मारुति, यस, मारुति also has got the first mover advantage. Why? जब इंडिया में कारों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी, तो मारुति उद्योग ने इसका पता लगाया और अपनी कंपनी मानेसर में स्टैब्लिश करी, और वहां से इस कंपनी ने इंडिया की कार मार्केट में टिल डेट अपने इनोवेशंस के थ्रू, अपने नए नए प्रोडक्ट्स के थ्रू टिल डेट इसका बहुत बड़ा शेयर, मार्केट शेयर है कार मैन्युफैक्चरिंग में। दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस है बेटे, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं, उस पर नजर रखते हैं, उसके बारे में रेगुलर अपडेट लेते रहते हैं, अपनी पॉलिसीज को, अपने कार्य प्रणाली को उसी हिसाब से चेंज करते रहते हैं, तो आने वाली थ्रेट्स को, नेगेटिव चीजों को, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स का हमें पहले से ही पता चल जाता है, और उसी के अनुसार हम अपनी बिजनेस पॉलिसीज में चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के केस में आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा उसने ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस एंटरप्राइजेस को प्रभावित करा है। अब अगर किसी बिजनेस कंपनी ने पहले से ही इस पे नजर रखी होती, तो उसने अपनी पॉलिसीज में, अपने वर्कर्स की हायरिंग में, या अपने वर्कर्स की प्लानिंग को लेकर पहले से ही बहुत सारे काम कर लिए, और उनको काफी ज्यादा एडवांटेज इसमें मिला होगा। जैसे कि एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, इसके अलावा कि कोई एमएनसी कंपनी है, वो इंडिया की मार्केट में आ रही है, और पहले से ही एक इंडिया की फर्म है जो यहाँ पे वो प्रोडक्ट बनाती है। तो जब गवर्नमेंट ने किसी एमएनसी कंपनी को यहाँ पे अलाउ करा, और उस फर्म ने इस चीज को देख लिया, पहले से ही समझ लिया, न्यूज में सुन लिया या उसको पता चल गया, तो वो उस कंपनी, वो या वो इंडिविजुअल फर्म्स पहले से ही उस तैयारी से आने वाले कंपटीशन को देखते हुए कई सारे स्टेप्स लेना शुरू कर देगी। जैसे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करेगी, कॉस्ट को कम करेगी,
बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करके अपने प्रोडक्ट्स, अपनी ब्रांड को इंक्रीज करेगी। आप देख सकते हैं इसमें एप्पल, अमेजोन, ये वो कंपनियां हैं कि जिस किसी कंट्री में जाती हैं वहां की पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेती हैं थ्रू एग्रेसिव सेलिंग, इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज। तो ऐसे में जो वहाँ की लोकल फर्म्स हैं उनको चाहिए कि वो आने वाले खतरों को देखते हुए, आने वाले कंपटीशन को देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बनाए और इनसे कंपटीशन करे। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट की समझ रखने वाली कंपनियां ही इनके कंपटीशन में बच पाती हैं, बाकी छोटी मोटी जितनी कंपनियां होती हैं वो सारी धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। तीसरी बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है बेटे, कि बिजनेस को चलाने के लिए आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा 4 मेजर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस, एंटरप्रीन्योरशिप। ये जो रिसोर्सेज होते हैं इसको बिजनेस को कौन देता है? ये देता है उसका आसपास का एनवायरनमेंट यानी सोसाइटी। जब सोसाइटी बिजनेस को रिसोर्सेज देती है तो बदले में सोसाइटी की भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि उसको इन रिटर्न कुछ मिले, है ना। तो ये तो गिव एंड टेक अप्रोच है। तो ऐसे में बिजनेस क्या करता है? यस, यू आर राइट, बिजनेस जो है सोसाइटी को एंड अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अलग अलग तरीके से सेटिस्फाई करता है थ्रू इट्स आउटपुट। लाइक वो कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज देता है, टैक्सेस की पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, इसी तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उस कंपनी में पैसा लगा रखा है उनको रिटर्न देता है। इसके अलावा जो है हर तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट सोसाइटी की ऊपर डिपेंड होता है रिसोर्सेज को लेके। तो ऐसे में अगर बिजनेस एनवायरनमेंट का हम ध्यान रखते हैं तो हम सोसाइटी या एनवायरनमेंट से मिलने वाले यूजफुल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरह से यूज कर सकते हैं, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसका सबसे बढ़िया बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंस है बेटे बिजनेस एनवायरनमेंट की? बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बहुत ज्यादा तेजी से होने वाले चेंजेस को इसका सामना करने के लिए हमें तैयार करता है। आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में अभी हमने पढ़ा था कि बहुत ज्यादा तेजी से चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड होते हैं। यानी इकोनॉमिक्स में होने वाले, इकोनॉमी में होने वाले चेंजेस पॉलिटिक्स को प्रभावित करेंगे, सोशली होने वाले चेंजेस लीगल एक्सपेक्ट को प्रभावित करेंगे, लीगल होने वाले चेंजेस इकोनॉमिक एस्पेक्ट को प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में जितने भी ऐसे चेंजेस होते हैं उसको बिजनेस एनवायरनमेंट की समझ रखने वाली फर्म उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर पाती है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में कई बार बहुत टर्बुलेंट कंडीशंस रहती हैं, अचानक मार्केट बहुत ज्यादा तेज हो गई, मंदी आ गई, ब्रांड रॉयल्टी आज की डेट में कंज्यूमर जो है वो छोटे मोटे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस से सेटिस्फाई नहीं होते, डे बाय डे कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती जा रही है। पहले वो एक सिंपल फोन से टेलीफोन, आपको पता होगा लैंडलाइन फोन सिर्फ कॉल करने के लिए करते थे, फिर बाद में आया कि मैसेज के लिए भी फोन का यूज करने लगे, फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, और अब तो ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं उसमें कंज्यूमर की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है बेटे कि टेक्नोलॉजी में होने वाले चेंजेस और कंज्यूमर की बढ़ती हुई डिमांड ये बिजनेस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो जो बिजनेस की इन एस्पेक्ट को ध्यान में रखता है, अपने प्रोडक्ट उसी हिसाब से बनाता है, तो ऑब्वियसली उस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बनी रहती है। आपको पता है एप्पल बहुत पुरानी कंपनी है लेकिन बीच में इसकी ब्रांड वैल्यू कम आई थी क्योंकि इसने उस हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनाए। फिर स्टीव जॉब ने इसकी कमान दोबारा संभाली और बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आए जिसमें कि आई वॉच, आईपैड, इस तरह के प्रोडक्ट आए और उन्होंने इसकी ब्रांड वैल्यू को बहुत ज्यादा बनाया। आज एप्पल जो है वर्ल्ड की सबसे जानी मानी कंपनियों में से एक है। और वो क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि इन्होंने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को पहचाना और उसी के अनुसार जो है एक्शंस लिए। सो बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स अस इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस that are happening around the world. Besides that, business environment assists us in planning and policy formation. आप देख सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में जनरली जो डिसीजंस हैं वो बोर्ड रूम में लिए जाते हैं जहाँ पे कि हम अपनी कंपनी के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को यानी प्लानिंग को डिसाइड करते हैं, साथ ही साथ गाइडलाइंस बनाते हैं कि हाउ वी विल टेक द डिसीजंस। लेकिन ये गाइडलाइंस, ये प्लानिंग सारी की सारी बहुत हद तक बिजनेस एनवायरनमेंट डिपेंड करती है।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिसेंटली पिछले 10-15 सालों में सैटेलाइट के थ्रू टेलीकम्युनिकेशन में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहले एक या दो दूरदर्शन के चैनल होते थे, उसके बाद केबल आया, फिर उसके बाद जो है डिश एंटीना के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू टीवी में आने लग गए, और अब तो बिल्कुल स्मार्ट टीवी हो गए हैं जहाँ पे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसी कंपनियां बहुत ज्यादा कंपटीशन दे रही है टेलीविजन इंडस्ट्रीज के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि हर रोज हर मार्केट के अंदर नए नए प्लेयर उभर के सामने आ रहे हैं, और जो कि वहाँ की स्टैब्लिश्ड कंपनीज को, जो कई सालों से, कई दसियों सालों से वो जो कंपनियां उस फील्ड में काम कर रही थी, उनकी डोमिनेंस को चैलेंज करते हैं। तो ये चैलेंज कैसे पॉसिबल हो पाएगा लेना, कैसे उस चैलेंज का हम सामना कर सकते हैं, अगर हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत ध्यान से देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली अपनी एक्शंस को डिसाइड करेंगे। इसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान रखने वाली फर्म्स की परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव होती रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने कंपटीशन में आने वाले लोगों का भी ध्यान रखती है। आप देखेंगे गूगल, एप्पल, अमेजॉन, ये वो कंपनियां हैं जो लगातार अपनी परफॉर्मेंस में हायर बेंचमार्क को अचीव करती हैं, लगातार इनोवेटिव प्रोडक्ट लाती हैं, और इसी वजह से ये कंपनियां पिछले 20-25 सालों से लगातार वर्ल्ड वाइड मार्केट लीडर बनी हुई हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि ये अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को बड़े ध्यान से देखती हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारे बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस है बेटे, ये पेपर में पूछी जा सकती है। शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखा है, आपके लिए स्लाइड लेके आए हैं, ठीक है। अब आप क्वेश्चन का आंसर बताइए कि नोकिया जो मोबाइल कंपनी थी, एंड्रॉयड, पहले वो मोबाइल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम आए मोबाइल के लिए, लेकिन नोकिया जो थी वो पुराने सिस्टम में ही रही, जिसकी वजह से उसकी सेल गिरती चली गई। नोकिया कंपनी फिनलैंड की एक बहुत जानी मानी कंपनी थी और काफी लंबे समय से वो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर लीडर थी, लेकिन उसने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइमली अडॉप्ट नहीं करा, जिसकी वजह से वो कंपनी धीरे धीरे उसकी सेल कम होती चली गई। तो अब आप देख के बताइए मुझे कि ये कौन सी इंपॉर्टेंस, बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी इंपॉर्टेंस को शो करती है। यस, यू आर राइट, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। कि ये थ्रेट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, टाइमली अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को नहीं कर पाई, ये विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लेके आए लेकिन एंड्रॉयड को अडॉप्ट नहीं करा, जिसकी वजह से इनकी सेल और इनका जो एग्जिस्टेंस था वो काफी हद तक प्रभावित हुआ और धीरे धीरे ये कंपनी किसी दूसरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के पास चली गई। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं कि 4G टेक्नोलॉजी जब इंडिया में लॉन्च हुई, उसी समय रिलायंस जियो ने हमारी कंट्री में अपने ऑपरेशंस स्टार्ट करे और अपने कस्टमर्स को अनलिमिटेड कनेक्टिविटी दी कि आप एक फिक्स अमाउंट दीजिए, उसमें आप इंटरनेट जितना मर्जी यूज कीजिए, अनलिमिटेड कॉलिंग कीजिए। तो जब रिलायंस जियो ने ये सारे काम करे तो देखते ही देखते उन्होंने इंडिया के अंदर टेलीकम्युनिकेशन के अंदर यूजर्स बहुत सारा, एक बड़ा मार्केट शेयर यूजर्स का कैप्चर कर लिया 4G मार्केट में, 4G सर्विसेज में। हालांकि बाकी जो दूसरे ऑपरेटर्स थे उन्होंने भी जियो को फॉलो करा, लेकिन तब तक रिलायंस जियो ने एक बहुत बड़ा शेयर कैप्चर कर लिया था। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी इंपॉर्टेंस को शो करता है, क्या आप बता सकते हैं? यस, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंस को शो करता है। यस, नैन्सी लाकरा बहुत बढ़िया जवाब दे रही हैं। यस, नेहा झा का भी जवाब सही है। दैट इज आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। उन्होंने इस इंपॉर्टेंस को ये शो करता है। इसके अलावा हम एक देखते हैं, CBSE सैंपल पेपर 2020 का क्वेश्चन था और इस तरह की केस स्टडीज बेटे आपके सामने कई बारी आ सकती है।
इसमें आप ये केस स्टडी देखेंगे, नीचे की जो 2 लाइनें हैं उस पे ध्यान दीजिए। बाय कोटिंग द लाइन, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने ये ध्यान रखना है बेटे कि उन पर्टिकुलर लाइंस को भी पेपर में लिखना है, उनके भी नंबर हैं। अगर पेपर क्वेश्चन में ये आता है बाय कोटिंग द लाइंस, तो यानी आपने इस केस स्टडी की उन लाइंस को भी लिखना है और फिर बताना है कि ये लाइंस किस तरह की इंपॉर्टेंस को शो करती हैं। आपकी इजीनेस के लिए हमने उनको अंडरलाइन कर दिया है, जैसे कि अब आप देख सकते हैं। तो आप बता सकते हैं इसमें कि 2 इंपॉर्टेंस कौन सी हो सकती हैं? यस, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं बेटे। केस स्टडी को देख के आप देख सकते हैं और हमने हाईलाइट भी कर दिया है, तो ये जवाब आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया जवाब है। वेरी गुड, यस। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस या ए प्लान टू हायर मोर पीपल, फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज, टू ट्रेन देयर वर्कफोर्स, टू मार्केट द न्यू कार्ड, इस तरह की लाइन से आपको ये पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग कार्ड फैसिलिटी, इसमें आप आइडेंटिफाई द थ्रेड एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स की इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज अराइजिंग, इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस तो है ही। प्लानिंग टू हायर मोर पीपल, इट मींस हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। वेरी गुड। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, दैट इज द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डायमेंशंस हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसकी 5 मेजर कैटेगरीज है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। इनको याद करने का क्या तरीका है? पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो कई बार हम भूल जाते हैं, तो इसको याद करने का तरीका क्या है बेटे? SLEPT, स्लेप्ट। एस से सोशल, एल से लीगल, ई से इकोनॉमिक, पी से पॉलिटिकल एंड टी से टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये सारी डायमेंशंस हैं, इनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे आएंगी, आपको ढूंढना होगा केस स्टडी के अंदर। तो ऐसे केस में एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी से रिलेटेड कोई चीज दे रखी है तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएंगे। स्ट्रक्चर में 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। खासतौर पे इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है बेटे। उसके बाद और क्या हो सकता है कि आपकी GNP, GDP किस रेट से बढ़ रही है, पर कैपिटल इनकम क्या है आपकी कंट्री के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट का क्या रेट है, कितनी तेजी से आपकी कंट्री सेविंग कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये सारी चीजें भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पार्ट में आएगा। इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में चेंजेस, बैलेंस ऑफ पेमेंट में होने वाले चेंजेस, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। ये सभी आपकी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड, प्रोडक्शन ट्रेंड्स में क्या क्या चीजें आएंगी कि जैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, गवर्नमेंट जैसे जैसे छूट देती जाएगी प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, तो ये सारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कितनी तेजी से हो रही है। अगर ज्यादा नोट छापती है गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ता है। पब्लिक डेट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, गवर्नमेंट कितना उधार ले रही है आसपास अपने लोगों से भी, अपने देश के लोगों से भी, और बाहर के दूसरे देशों से भी या बड़े ऑर्गेनाइजेशन से। ये सारे के सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है बेटे। आपने ये ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादातर जो रेट्स से रिलेटेड, पर कैपिटल इनकम, GDP ग्रोथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ग्रोथ, ये नेशनल इनकम किसी स्पीड से बढ़ रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे है, इससे रिलेटेड अगर केस स्टडी के अंदर क्लू आता है तो इसका मतलब ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड
है। इसके अलावा हम देख सकते हैं बेटे, जो हमने ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आरबीआई जो है वो की रेगुलेटर है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने में आरबीआई प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरह से कंट्रोल करता है? एक तो ये बहुत सारे इंटरेस्ट रेट्स को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। आपने देखा होगा अभी जैसे कोरोना वायरस की वजह से आर्थिक गतिविधियां बहुत कम हो गई, तो इसने तुरंत जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये घटा दिए। इसके अलावा ये हमारी इकोनॉमी के अंदर होने वाले जो मनी का फ्लो है, कितना पैसा मार्केट में होना चाहिए, इकोनॉमी में होना चाहिए, उस फ्लो को कंट्रोल करता है। जब भी कभी महंगाई बढ़ती है तो ये रेट बढ़ा देते हैं, महंगाई कम होती है तो ये रेट घटा देते हैं, है ना। तो इस तरह से चलता रहता है इनका। जब कभी महंगाई बढ़ेगी तो कंट्रोल करने के लिए ये रिजर्व रेट, इन्फ्लुएंस जो इंटरेस्ट रेट है उनको इंक्रीज करते हैं ताकि महंगाई कंट्रोल में आए। इसी तरह से ये बैंकों की रेगुलर वर्किंग को भी कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अभी आरबीआई ने डिसीजन दिया है रिसेंटली कि कोई भी बैंक, एक पर्टिकुलर बैंक जो कि इंडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं, वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे ड्यू टू कोरोना वायरस, है ना। आवाज आ रही है, देखना स्लाइड पे कोई और चल रही है। इसके अलावा सोशल एनवायरनमेंट के मेजर एलिमेंट कौन से हैं बेटे? इसमें आता है एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्शन इनोवेशन, कि सोसाइटी का प्रोडक्शन इनोवेशन में किस तरह का एटीट्यूड है। क्या सोसाइटी नए नए प्रोडक्ट्स को अप्रूव करती है, कंसीडर करती है? इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती है बेटे कि आप देख सकते हैं लाइफस्टाइल, किसी सोसाइटी के अंदर इन जनरल लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह के ऑक्यूपेशंस में वो लगे हुए हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग बेस है, वहाँ पे ज्यादातर लोग मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े होते हैं। लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है वो ज्यादातर सर्विस सेक्टर पे बेस है। तो आपकी इकोनॉमी के अंदर, आपके देश के अंदर ज्यादातर लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हैं। इसके अलावा कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस कैसी है, कंज्यूमर किस चीज को ज्यादा तवज्जो देता है, क्वालिटी को या प्राइस को। सोसाइटी के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह की, ये भी सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। किसी सोसाइटी के अंदर लोग कितने समय तक जीवित रहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है। अगर ज्यादा हाई है तो इसका मतलब सोसाइटी के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई होने का मतलब है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो बहुत अच्छे ढंग से जीवन जी रहे हैं। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्वालिटी प्रोडक्ट को लेके बहुत ज्यादा हाई होगी। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वर्क फोर्स, कि वर्क फोर्स की एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वर्क फोर्स, कि जो मजदूर वगैरह या काम करने वाले लोग हैं उनके, उनसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस कैसी है। बर्थ रेट, डेथ रेट कैसी है। किसी कंट्री के अंदर बर्थ रेट, डेथ रेट ज्यादा होने का मतलब है कि वो अनडेवलप्ड कंट्रीज है। आप देखिए जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे बर्थ रेट, डेथ रेट बहुत ही कम होती है, बर्थ भी कम होती है और जो डेथ रेट है वो भी कम होती है। तो ये सारी चीजें सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट आती हैं। इसी तरह से पॉपुलेशन का शिफ्ट, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही है, पॉपुलेशन में यंग लोग ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये सारी चीजें सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। आजकल लोग कनेक्टिविटी, एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इनका यूज ज्यादा करते हैं। इसके अलावा किसी सोसाइटी के अंदर इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम, लिटरेसी रेट, कंजम्पशन हैबिट, कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज, शिफ्ट इन प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स, कि वुमेन जो है वर्क फोर्सेस पे, वुमेन जो है वो वर्क फोर्सेस पे किस तरह से बिहेव कर रही हैं, क्या उनकी प्रेजेंस कितनी है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है।
तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो शिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स, जैसे जैसे वुमेन ज्यादा काम कर रही है सोसाइटी के अंदर, उतना ही ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। कंपोजिशन ऑफ द फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, कंजम्पशन हैबिट की कंजम्पशन किस तरह से किया जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम एंड लिटरेसी रेट, ये सारी चीजें सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट आती है बेटे। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वर्किंग वुमेन के होने से क्या क्या चेंजेस आए हैं सोसाइटी के अंदर। आप देखिए कि फैशन इंडस्ट्री के अंदर पहले, फैशन इंडस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं पहले जो है ज्यादातर वुमेन को लेके ज्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा, उनके जो फॉर्मल वेयर है उनको लेके फैशन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई। इसी तरह से देख सकते हैं कि कॉस्मेटिक जो इंडस्ट्री है उनकी डिमांड में बहुत ज्यादा इंक्रीज आया है, जैसे जैसे वुमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं, बाहर नौकरियां कर रही हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उनके अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा घर के अंदर आप देखेंगे पहले वुमेन के लिए बहुत ज्यादा काम होता था, बहुत ज्यादा काम करती थी, लेकिन अब ऐसी गैजेट्स आ रही हैं, ऐसी डिवाइसेस आ गए हैं जो कि वुमेन के काम को घर पे बहुत आसान बना रहे हैं। माइक्रोवेव, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब वर्किंग वुमेन की अकॉर्डिंगली चेंज हुआ। इसके अलावा पैक्ड फूड आने लग गए। तो यानी क्या हुआ बेटे, आप देख सकते हैं कि एक सोशल चेंज हुआ जिसमें कि वर्किंग वुमेन के आने की वजह से इकोनॉमिक चेंजेस भी हुए और उसका एक रैम्प्लीफाइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिले। इसके अलावा नेक्स्ट जो डायमेंशन है वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशंस। नई नई साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हो रही है, इनोवेशंस हो रही हैं डे बाय डे। सैटेलाइट के थ्रू हम नई नई चीजें हमें रिसीव हो रही हैं। 4G नेटवर्क के बाद 5G नेटवर्क आ रहा है, सुपर कंप्यूटर्स आ रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रही है, नए नए प्रोडक्शन मेथड आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती जा रही है। ये सारा टेक्नोलॉजिकल जो इम्प्रूवमेंट है कहीं ना कहीं हमें हमारे जीवन जीने के ढंग को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के केस में भी मेट्रो और भी ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह गाड़ियां आनी शुरू हो गई, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर्स में चेंजेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में चेंजेस आ रहे हैं। खास तौर पे कंपनियां अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट पहले न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में करती थी, फिर टीवी चैनल्स में करने लग गई। अब ये जो एडवर्टीजमेंट है ये फेसबुक, यूट्यूब, इन पे होने लग गई है। तो कंपनियों ने जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, अपने एडवर्टीजमेंट करने के मेथड्स को भी बहुत ज्यादा चेंज किया है। इसके अलावा कंटिन्यूअस इनोवेशंस हो रही हैं। ये जो अंडरलाइन कर रखे हैं बेटे पॉइंट्स, अगर ये पॉइंट्स कहीं आपको केस स्टडी के अंदर दिखते हैं तो आपने उस एनवायरनमेंट को पहचानना है, उस एनवायरनमेंट की बिजनेस एनवायरनमेंट की उस डायमेंशंस को पहचानने में ये आपकी हेल्प करेंगे। तो रोबोटिक्स आ गए हैं, लेजर ट्रीटमेंट आ रहे हैं, लेजर के थ्रू आप जो है मेडिसिन के अंदर के सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। फूड प्रिजर्वेटिव होने के कारण हम ऐसे खाने जो कि एक दिन में खराब हो जाते थे अब कई समय तक स्टोर कर सकते हैं। ये सारे के सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आप देख सकते हैं उसमें तो वास्ट लेवल ऑफ चेंजेस आ रहे हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्पीड को, क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। इसमें आपको मैं दिखाना चाहूंगा IRCTC का, कि पहले रेलवे की बुकिंग कराने के लिए हमें लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन IRCTC की वजह से अब आप घर बैठे टिकट्स की बुकिंग कर सकते हैं। और IRCTC क्या, और भी बहुत सारी एप्स ऐसी आ गई हैं कि आप चाहें वहां पे जाके तुरंत जो है अपने लिए रेल की टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं बेटे। इसके अलावा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट की। इस बिजनेस एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर पॉलिटिकल कंडीशंस कि गवर्नमेंट की जनरल स्टेबिलिटी कैसी है कंट्री के अंदर, पीस कैसी है, क्या वहाँ शांति है उस देश के अंदर, वहाँ पे
इलेक्टेड गवर्नमेंट के प्रति लोगों का एटीट्यूड कैसा है, क्या वहाँ उसको पूरा प्रॉपर कंसीडर करते हैं, ऑथराइज करते हैं। अब तो इसमें मेजर एलिमेंट कौन कौन से आते हैं जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को पहचानने में हमारी हेल्प करेंगे, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, कि उस देश का संविधान कैसा है, वहां पे किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, वहां की आइडियोलॉजी कैसी है, वैल्यूज किस तरह की है मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की। इसके अलावा नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर, जो मेन लीडर हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के, उनका प्रोफाइल कैसा है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। इसके अलावा लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटीज, कि वहां पे पॉलिटिकल मोरालिटीज को, ईमानदारी को कितना देखा जाता है, क्या वहाँ देश की जो मेन संस्थाएं हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी कंसेंट से शासन किया जाता है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस किस तरह के, इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट से रिलेटेड एजेंसीज वहाँ कैसी है, उनको कितनी पावर मिली हुई है। इसके अलावा जो रूलिंग पार्टी है किसी भी कंट्री के अंदर, वो किस तरह से रूल कर रही है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही है, क्या वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को अकॉर्डिंगली जिस तरह का मैनिफेस्टेशन वो लेके आए थे उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कैसा है बिजनेस के अंदर, गवर्नमेंट कितना बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, क्या गवर्नमेंट डेली कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस करती है या रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलती है। इसके अलावा एक पर्टिकुलर कंट्री की दूसरी फॉरेन कंट्रीज के साथ कैसी रिलेशनशिप है, ये भी बहुत बड़े लेवल पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एलिमेंट्स का एक मेजर रोल प्ले करती है। तो आपने ध्यान देना है बेटे कि केस स्टडी के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टीज, इनसे रिलेटेड कोई भी चीज आती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज आती है, तो इसका मतलब कि वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। लास्ट लीगल एनवायरनमेंट बेटे, अगर केस स्टडी के अंदर लेजिस्लेशन से रिलेटेड कोई बात आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज आते हैं, या आप इसमें देख सकते हैं कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग कुछ बात आती है, या कमीशन या बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं हर लेवल पे, वो उनके डिसीजंस के बारे में कुछ बात आती है, तो ये लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। अब आपको मुझे ये बताना है कि डायमेंशंस कौन सी है बिजनेस एनवायरनमेंट की। रिप्लेसिंग ओल्ड मशीन विद द न्यू मशीन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन। आपको मैंने 5 डायमेंशंस बताई थी, उनमें से कौन सी डायमेंशन है? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया से जवाब दे सकते हैं आप इसका। 5 डायमेंशन बताई थी, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो आप बता सकते हैं इसमें से कि किस डायमेंशन से बिलोंग करता है ये, कि आपने ओल्ड मशीनरी रिप्लेस करनी है विद द न्यू मशीनरी। किस लिए रिप्लेस करनी है? टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन। यस, ज्यादातर बच्चे सोशल और टेक्नोलॉजिकल जवाब दे रहे हैं, तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि ज्यादातर आप ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए है, इसलिए इसका आंसर आएगा लीगल एनवायरनमेंट। अगर नॉर्मल होता विदाउट पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन, तो उस केस में हम इसको टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वी आर इंपोर्टिंग मशीनरी फ्रॉम जापान टू इंस्टॉल ऑटोमेटिक प्रोडक्शन सिस्टम। तो अब आप बताइए कि किस बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशन से बिलोंग करता है। यस, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं बेटे। बहुत ही बढ़िया। इंपोर्टिंग मशीन फ्रॉम जापान टू इंस्टॉल ऑटोमेटिक प्रोडक्शन सिस्टम। यस, जापान से आप मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिक, तो ये किस तरह का है? टेक्नोलॉजिकल है। ज्यादातर बच्चों ने जवाब सही दिया है, कुछ एक इकोनॉमिकल भी लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। डिमांड फॉर होम लोन्स डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट।
इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपने कंसीडर करने हैं, देखिए ये चीजें मैंने अभी आपको बताई थी, तो ये क्लूज हैं जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। डिमांड फॉर होम लोन्स डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, तो इसमें आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि ये किस एनवायरनमेंट का पार्ट है। यस, बताइए, बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चों, वेरी गुड बेटे, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन जवाब। डिमांड फॉर होम लोन्स डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। यस, ये इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है बेटे, क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि होम लोन की डिमांड डिक्रीज हो रही है, और इसकी वजह से ये किसका कारण हो रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन मिनिमम वेज रेट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज रेट बढ़ा दी, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। तो बताइए ये किसका, कौन सी डायमेंशन से बिलोंग करता है? यस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से जवाब दे रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं ज्यादातर बच्चे, वेरी गुड बेटे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन मिनिमम वेज रेट बाय द गवर्नमेंट। यस, बताइए। यस, वेरी गुड, इट्स अ राइट आंसर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का संबंध जो है वो इकोनॉमिक आर्थिक वातावरण से है। इसके अलावा इसके बाद SCL has opened various institute to provide education to less privileged children। तो ये किस डायमेंशन से बिलोंग करता है? बताइए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर है बेटे। बताइए किससे बिलोंग करता है ये? वेल डन बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, और यही क्वेश्चंस आपके ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। लेस प्रिविलेज बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं SCL, तो बताइए किस डायमेंशन से बिलोंग करता है? यस, ज्यादातर बच्चों के जवाब सही है, सोशल एनवायरनमेंट। ये किससे बिलोंग करता है? सोशल एनवायरनमेंट से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच प्राइवेट और पब्लिक कंपनी वर्किंग इन द मेडिकल इंडस्ट्री हैज टू गेट इट्स स्टॉक इंस्पेक्टेड बाय द ड्रग इंस्पेक्टर। अब मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अंडरलाइन कर दिया, जो आपने ध्यान देना है और ये बताना है कि ये किस डायमेंशन से बिलोंग करते हैं। यस, बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहे हैं, बताइए बेटे, वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के जवाब सही हैं। इसमें नितिका, श्रेया बिष्ट, आशीष झा, इन सबके जवाब सही हैं, और भी ज्यादातर बच्चे बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड बेटे। तो बताना है आपने कि किस डायमेंशन से बिलोंग करता है। वेरी गुड, ये बिलोंग करता है बेटे, इसका आंसर है लीगल एनवायरनमेंट, क्योंकि इंस्पेक्टेड बाय द ड्रग इंस्पेक्टर। मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर कंपनी की वर्किंग को जो है उसके स्टॉक को ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करेगा, तो ये लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं कि बहुत सारी फॉरेन की कंपनीज हैं, वो बिजनेस में प्लान कर रही हैं, और किस लिए कर रही हैं? बिकॉज द गवर्नमेंट हैज अलाउड 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इन रिटेल सेक्टर। गवर्नमेंट ने 100% FDI अलाउ कर दिया रिटेल सेक्टर में। तो अब आप बताइए कि जब कभी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बात होती है तो ये किस डायमेंशन से बिलोंग करती है? यस, बहुत ही बढ़िया जवाब, वेरी गुड, शाबाश, बहुत फटाफट जवाब आ रहे हैं, और ज्यादातर के जवाब बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, वेरी गुड। जो कीवर्ड्स हैं हमने उनको अंडरलाइन करा हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन जवाब, वेरी गुड बेटे। यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइट। गवर्नमेंट कोई एनवायरनमेंट नहीं होता, गवर्नमेंट से रिलेटेड कौन सा एनवायरनमेंट है? कुछ बच्चे गवर्नमेंट लिख रहे हैं, जबकि इसका सही आंसर है बेटे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट ने अलाउ करा है, तो इसलिए किस तरह का हो गया? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट एनवायरनमेंट कोई नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपने, SLEPT, इसको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा एक और क्वेश्चन करते हैं, पीपल एक्सेप्ट हाई प्राइजेस फॉर गुड्स इफ दे आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग पोल्यूशन फ्री टेक्निक्स। तो अब आपने ये बताना है कि ये किस डायमेंशन से बिलोंग करता है। यस, कैन यू टेल मी? बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से जवाब आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन जवाब आ रहे हैं, बहुत ही सही जवाब। ज्यादातर लोग गुड्स के लिए ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हैं अगर वो पोल्यूशन फ्री टेक्निक से प्रोड्यूस किए गए हैं। तो ये किस तरह के एनवायरनमेंट से रिलेटेड है बेटे? कुछ बच्चे सोशल लिख रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल लिख रहे हैं, कुछ इकोनॉमिकल भी लिख रहे हैं। आपने क्लू को ध्यान में रखना है। पीपल एक्सेप्ट हाई प्राइसेस बट व्हेन इफ दे आर प्रोड्यूस यूजिंग पोल्यूशन फ्री टेक्निक्स, सो इट्स अ सोशल एनवायरनमेंट। सोसाइटी तैयार हो रही है पोल्यूशन फ्री गुड्स के लिए, टेक्निक्स के लिए, तो ये सोशली एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं बेटे। ठीक है, तो ये इज पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। इसके अलावा और कौन सी डायमेंशन है बेटे, ये आपने बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर। रिटेल बिजनेस इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द मिडिल क्लास सोसाइटी। सोसाइटी की जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास सोसाइटी में डिस्पोजेबल इनकम, वो इनकम जो उनके हाथ में आ रही है, जो डिस्पोज कर सकते हैं, जो खर्च कर सकते हैं, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। इस वजह से रिटेल बिजनेस बढ़ता जा रहा है। तो आप बताइए बिजनेस की कौन सी डायमेंशन है? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चे इसको सोशल लिख रहे हैं, लेकिन वो इस चीज को भूल रहे हैं कि ये डिस्पोजेबल इनकम की बात हो रही है बेटे। अगर डिस्पोजेबल इनकम है तो ये किस तरह के एनवायरनमेंट का पार्ट होगी? यस, इट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। डिस्पोजेबल इनकम कहाँ बताई गई थी आपको? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट बताई गई थी। इकोनॉमिकल नहीं है, इकोनॉमिक है। कई बच्चे इकोनॉमिकल लिख रहे हैं, इकोनॉमी लिख रहे हैं, जबकि सही वर्ड क्या है बेटे? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं जो सीबीएसई में आया था, सीबीएसई के पेपर में आया था। अमन contacted 10 families and found that over last 5 years consumer are shifting towards formal wear. Which dimension of business environment is described here? आपके पास चार ऑप्शन है, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल। अमन कॉन्टेक्टेड 10 फैमिलीज और उसने पता लगाया कि धीरे धीरे जो है लोग फॉर्मल वेयर ज्यादा पहनने लगे हैं। तो ये पहले नहीं पहनते थे फॉर्मल वेयर, लेकिन अब फॉर्मल वेयर, पैंट शर्ट टाई, ये ज्यादा पहनने लगे हैं। तो ये किस तरह का चेंज है? ऑप्शन ए बी सी डी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको पूरा का पूरा बताना ही है, तो आप बता सकते हैं। यस, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। सीबीएसई के ये सारे क्वेश्चंस हैं बेटे, ये आपने ध्यान देना है। बहुत बढ़िया जवाब, सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। सोसाइटी धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक और चीज देखते हैं, आइडेंटिफाई द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। रिजर्व बैंक था, उसने अनाउंस करा कि कोई भी कस्टमर, अगर कोई उसके अकाउंट में अनऑथराइज्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है और वो 3 दिन के अंदर अंदर इसकी इंफॉर्मेशन बैंक तक दे देता है, तो उस पे उसको कोई भी लॉस नहीं होगा और 10 दिन के अंदर अंदर उसकी वो अमाउंट बैंक में दोबारा क्रेडिट कर दी जाएगी। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी डायमेंशंस को शो करता है, व्यवसायिक वातावरण के कौन से आयाम को बताता है? यस, आरबीआई पे मत जाइएगा, क्योंकि आरबीआई ने तो रूल बना दिया। जब रूल बना दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 दिन के अंदर आपको बताना है और 10 दिन के अंदर आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो ये किस एनवायरनमेंट का पार्ट है? यस, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। लीगल लिख रहे हैं ज्यादातर, सोशल भी लिख रहे हैं, कुछ इकोनॉमिक भी लिख रहे हैं। यस, द राइट आंसर इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। द राइट आंसर इज लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नहीं है। आरबीआई का मतलब ये नहीं कि जब भी आरबीआई आएगा तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो जाएगा। लीगल एनवायरनमेंट, इट हैज बिकम ए रूल। तो ये किस तरह का एनवायरनमेंट है? लीगल एनवायरनमेंट। इसके बाद हम वो केस स्टडी देखते हैं जो सीबीएसई के पेपर में आई है, और ऐसी ही केस स्टडी एक्सपेक्टेड होती है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, कि नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने
हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने स्वच्छ भारत कैंपेन लॉन्च करा और कई सेलिब्रिटीज को इसमें इनवाइट करा। इसका असर ये हुआ कि लोगों में, सोसाइटी के अंदर इन जनरल लोग ज्यादा केयरफुल हो गए, अवेयर हो गए क्लीननेस को लेके। साथ ही साथ एक नया सर्विस टैक्स भी स्वच्छ भारत के नाम से गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा और इस पैसे का यूज गवर्नमेंट नई और बेटर टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने में करेगी, जिससे कि गार्बेज कलेक्शन और वेस्ट को सही से ट्रीट किया जा सके। अब पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि इस ऊपर के पैराग्राफ में दी गई जो डायमेंशंस है उनको पहचानना है और कोटिंग द लाइन, ये आपने ध्यान रखना है, कोटिंग द लाइन। तो ये अलग अलग जो डायमेंशंस हैं आपकी सहूलियत के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैंने अंडरलाइन कर दी है। आप मुझे ये बताइए कि जो रेड लाइन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड ए स्वच्छ भारत कैंपेन, इसमें ये कौन सी डायमेंशन को शो करता है? यस, बताइए। वेरी गुड। कौन सी डायमेंशन को शो करता है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे हैं बच्चों के। जो रेड कलर में है। इसी तरह से येलो कलर में जो डायमेंशन है उसको आप बता सकते हैं, स्प्रेड होगी सोसाइटी के अंदर, अवेयर हो रहे हैं पीपल, है ना, वो भी आप बता सकते हैं। एक नया सर्विस टैक्स स्वच्छ भारत के नाम से शुरू करा, वो भी आप बता सकते हैं। जब टैक्स लगा रहे हैं तो ये किस तरह का हो गया, जो ब्लू कलर के उसमें बताना है आपने। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और लास्ट आपने मुझे ये बताना है कि न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजी टू अडॉप्ट न्यू मेथड ऑफ ट्रीटिंग द गार्बेज एंड वेस्ट, इसके बारे में बताना है बेटे। यह आपने ध्यान रखना है कि कोटिंग द लाइन आए तो ये लाइन जो आपको अंडरलाइन की गई है इसको कोट करना है, तभी इसके पूरे नंबर मिलते हैं केस स्टडी के अंदर। ठीक है बेटे? यस, ज्यादातर बच्चों के जवाब सही आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बेटे, बहुत ही बढ़िया। और इसके सही जवाब हैं ये पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल। वेरी गुड आंसर। और कोटिंग द लाइन ध्यान रखना है, लाइन लिखनी जरूरी है बेटे। सीबीएसई सैंपल पेपर 2019, इसमें आप देख सकते हैं बेटे, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंडमेंट करा सेक्शन 6 के अंदर, और ये कहा गया कि भाई आज आगे से आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट करेंगे, और ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनमें ये एप्लीकेबल किया गया। इसका मेन पर्पस ये था कि कैशलेस इकोनॉमी हमारी कंट्री में बढ़े। इस पैराग्राफ के अंदर आपको 2 डायमेंशंस पहचाननी है और उसको एक्सप्लेन करना है। आपने इसमें ये ध्यान करना है कि यहाँ पे कोटिंग द लाइन आया नहीं है, लेकिन नहीं भी आए तब भी आपने लाइन कोट कर ही देनी है। ठीक है? यहाँ से आप देख सकते हैं, आपकी इजीनेस के लिए मैंने उनको अंडरलाइन कर दिया है। तो ग्रीन कलर में जो है, क्या आप बता सकते हैं कि ग्रीन कलर में जो है वो किस से बिलोंग करती हैं? 2 अलग अलग डायमेंशंस हैं जो ग्रीन कलर से बिलोंग करती हैं। ग्रीन अंडरलाइन करिए या ग्रीन कलर कराए? यस, बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सीबीएसई से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं बेटे ये, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों के जवाब सही आ रहे हैं और यही क्वेश्चन आपके पेपर में भी ऐसे ही एक्सपेक्टेड है। ठीक है? वेरी गुड। तो ये पॉलिटिकल है, ये जो डायमेंशन थी इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट, है ना, तो ये कैसी है? टेक्नोलॉजिकल है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अमेंडमेंट करा कानून में, तो ये हो गई आपकी लीगल। ओके, तो इसी तरह से आप डायमेंशंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये एक और लास्ट केस स्टडी है। इसमें आप देखिए, महिंदर एग्रो लिमिटेड है, उसने एक नया वेंचर शुरू करा और फार्मर के साथ मिलके, कंज्यूमर के साथ मिलके हार्मफुल केमिकल्स जो थे उनके इफेक्ट्स को फाइंड आउट करा, और ये पता लगाया कि ज्यादातर घरों में जो लोग हैं, इस्तेमाल है, कंज्यूमर करते हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं जो कि हार्मलेस हो, केमिकल फ्री हो।
तो फार्मर्स के साथ मिलकर उन्होंने नई टेक्नोलॉजी का यूज करके केमिकल फ्री वेजिटेबल्स उगाई, इनोवेटिव मेथड का यूज करके। तो अब आपको इसमें 2 डायमेंशंस पता लगानी है। आपकी इजीनेस के लिए हमने उनको अंडरलाइन कर दिया है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटे, आपकी इजीनेस के लिए हमने उनको अंडरलाइन करा है। एक रेड कलर में करा है और एक ब्लू कलर में करा है। तो आप देख के पता लगा सकते हैं कि ये किस डायमेंशन से बिलोंग करते हैं। वेरी गुड। सोशल डायमेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस। ज्यादातर बच्चों के जवाब सही थे, बहुत ही बढ़िया। दीप्ति अग्रवाल, इसी तरह से और भी बहुत सारे बच्चे हैं, मैं कहां तक नाम लूं, योगेंद्र शर्मा, इन सबके जवाब सही हैं। इसके अलावा एक आपके सिलेबस में है नहीं, स्वैट एनालिसिस बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ये पर्टिकुलर फर्म से बिलोंग करते हैं। स्ट्रेंथ जो उस पर्टिकुलर फर्म के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वीकनेसेस जो उस पर्टिकुलर फर्म की नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इसके अलावा 2 और चीजें, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज मींस कि बाहर के एनवायरनमेंट में उनके लिए क्या पॉजिटिव चीजें हैं, थ्रेट मींस कि उनके लिए क्या नेगेटिव चीजें हैं। तो जब बड़ी क्लासेस में आप जाते हैं खास तौर पे, तो वहां पे स्वॉट एनालिसिस कराया जाता है, ताकि और इसी के अनुसार जो है डिसीजन लेने में डिसीजंस लिए जाते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस करके हम एक इफेक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है बेटे। इसके अलावा अगेन वी विल रिट्रेट कि अगर आप सही से देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, तो आप दोबारा से और प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। होम असाइनमेंट भी आपको वहां मिल जाएंगे, और साथ ही साथ अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है ईमेल कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको मिल जाएगा। ये टाइम टेबल है जो आपको 12:30 बजे से 2 बजे तक के बीच में दिया गया, कॉमर्स से रिलेटेड। इसके अलावा कोई जो डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, वो हम बताएंगे आपको। कोई डाउट हो तो वो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, यस और योर डाउट। इंटर रिलेटेड एक बच्चे ने पूछा है। इंटर रिलेटेड मींस दिनेश कुमार ने पूछा है, इंटर रिलेटेड क्या होता है सर? इंटर रिलेटेड होता है बेटे कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट की अलग अलग डायमेंशंस हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड होती हैं। एक में होने वाले चेंजेस बाकी सबको भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है बेटे। इसी जैसे आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो इसकी वजह से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, सोसाइटी में चेंज आ गया, वर्किंग वुमेन ज्यादा हो रही है तो उसकी वजह से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आना शुरू हो गया। सोसाइटी में होने वाले चेंजेस का दूसरे डायमेंशंस पे भी इफेक्ट पड़ता है। और कोई डाउट बेटे जो आप पूछ सकते हैं? इंटर रिलेटेड मींस कि वो डायमेंशंस एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा कोई भी फोटो वो आप हमें मेल कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम उसको हम अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करें। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बेटे, एक बच्चे ने कहा है सर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बता दीजिए एक बारी दोबारा से। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बेसिकली बेटे इनोवेशंस जो होती हैं, जो इनोवेशंस हम करते हैं वो सारी इनोवेशंस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। जो नए नए इन्वेंशंस हो रही हैं, इनोवेशंस हो रही हैं, वो सारी आती हैं। इसमें आपको मैं दिखा सकता हूं, नीलम ने क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट, इनोवेशंस, नए मेथड्स जो हम प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं या इन्वेंट कर रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में होने वाले नए नए चेंजेस,
प्रोडक्ट्स में होने वाले नए नए इनोवेशंस, सिंथेटिक फ्यूल, कम्युनिकेशन, फूड प्रिजर्वेटिव में नए नए होने वाले चेंजेस, ये सारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। इशू तिवारी ने पूछा है जीएनपी क्या होता है सर, कि एक साल के अंदर एक देश के लोग जहां जहां वर्ल्ड में कहीं पे भी हैं, वो मिलके जब अपनी कंट्री के लिए प्रोडक्शन करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो उसको जीएनपी बोलते हैं बेटे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। ठीक है, ये आप इकोनॉमिक्स में ज्यादा पूछ पाएंगे। इसके अलावा और भी कोई डाउट है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी सही बच्चों ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करा, बहुत बढ़िया बेटे। कोशिश करो आज आप घर जाके घर पे इसका शाम को या कल एक बार रिवीजन जरूर कर लें, जिससे कि ये आपको ध्यान रहे। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल होता है, डिस्पोजेबल वेजेस क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम या वेजेस वो होती है जो आपके हाथ में आती है, जिसको कि आप खर्च कर सकते हैं। पैसे आपने 100 रुपए कमाए, लेकिन 10-15 रुपए टैक्स में कट गए, तो 15 रुपए कटने के बाद जो आपके 85 रुपए आए, वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, उसको आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। डिफरेंस पूछा है किसी ने, सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है? उसमें तो बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ज्यादातर जो है जीडीपी से रिलेटेड डेटा, रेट्स, जो इंटरेस्ट रेट है उनसे रिलेटेड चीजें आती हैं। आपकी पब्लिक डेट कितना है, इंटरेस्ट रेट क्या है, आरबीआई की पॉलिसीज क्या है, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। सोशल एनवायरनमेंट में ज्यादातर सोसाइटी में होने वाले चेंजेस को बताया जाता है कि वहां पे वुमेन, वर्किंग वुमेन की सिचुएशन क्या है, पॉपुलेशन किस तरह से शिफ्ट हो रही है, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें आती हैं। न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है ना, तो ये सारी चीजें आती हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में जनरली आपको लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और दूसरी चीजें बताई जाएंगी। और जो भी आपकी कोई क्वेरी हो तो वो आप मेल कर दें। थैंक यू बेटे।